सभी लोग, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सूर्य तप और तापमान, इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। तो इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो आज के हम इस लेक्चर में सूर्य तप और तापमान से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, ये हमारे आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेएससी प्रवक्ता के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य तप क्या होता है। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है उसे सूर्य तप कहा जाता है, और पृथ्वी पर प्राप्त यही ऊर्जा समस्त भौतिक एवं जैविक घटनाओं का संचालन करती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य द्वारा प्राप्त सूर्य तप ही है। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सौर स्थिरांक कितना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर स्थिरांक कितना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सौर स्थिरांक है क्या। जैसे वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होने वाली जो प्रति मिनट में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम सौर स्थिरांक कहते हैं। ये 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य तप सबसे अधिक कहाँ मिलता है। तो 2 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य तप है, इस समय जो है सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो विषुवत रेखा पर ही सूर्य तप सबसे अधिक प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विषुवत रेखा पर। अगला देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य तप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो सूर्य तप की जो सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है। जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो सूर्य है वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है, जिससे यहाँ सूर्य तप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधों में। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, अपसौर की घटना कब घटित होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपसौर होता क्या है। जैसे ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी, तो वर्ष में एक बार ऐसा समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम जो है दूरी होती है। जब अधिकतम दूरी होती है तो उस दूरी को है हम अपसौर कहते हैं। तो जो अपसौर है ये 4 जुलाई को घटित होता है। तो इसका आंसर जाएगा ए, 4 जुलाई। और जो अपसौर की जो दूरी होती है ये 94.5 मिलियन मील होता है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, अपसौर की घटना में पृथ्वी की दूरी जो है सूर्य से निकटतम होती है। तो अपसौर में अधिकतम दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की, और उपसौर में सूर्य और पृथ्वी की जो मध्य की दूरी होती है ये न्यूनतम होती है, अर्थात निकटतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकटतम। और ये कितनी होती है, ये 91.5 मिलियन मील। अपसौर में 94.5 और उपसौर में 91.5 मिलियन मील दूरी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर है, सूर्य तप की प्राप्ति में अत्यधिक विषमताएं कहाँ होती हैं। तो सूर्य तप की प्राप्ति में जो सबसे अधिक विषमता पाई जाती है वह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्रुवों पर। अगला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, सौर कलंक का चक्र जिससे सूर्य तप की मात्रा निर्धारित होती है कितने वर्षों का होता है। तो सौर कलंक सबसे पहले जान लेते हैं, ये सौर कलंक क्या होता है। जैसे सूर्य तल पर भी चंद्रमा के समान जो कलंक या धब्बे मिलते हैं
और यह स्थायी रूप में नहीं पाए जाते, बल्कि इनकी संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है। और इसका जो अंतर है चक्रीय रूप में संपन्न होता है। औसत रूप में जैसे एक चक्र होता है यह 11 वर्ष में पूरा होता है, जब सौर कलंकों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है और सूर्य तप की मात्रा भी अधिक हो जाती है। परंतु क्या होता है कि इतनी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला जो सूर्य तप है कम हो जाता है, तो इससे जो है सूर्य तप भी प्रभावित होता है। तो ये 11 वर्षों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 11 वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकीर्णन की घटना वायुमंडल में कब दिखाई देती है? तो प्रकीर्णन की जो घटना है ये वायुमंडल में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखाई देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। अगला है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा का संबंध किस क्रिया से है? तो अभी हमने आपको बताया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखने वाली जो लालिमा का संबंध है ये प्रकीर्णन के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रकीर्णन। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल जो है मुख्यतः गर्म होता है। तो वायुमंडल को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये सूर्य से लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होती है, लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, और इसके बाद में यह परावर्तित होकर दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा परावर्तित हो जाती है। तो जो ये पृथ्वी से टकराकर जो वापस वायुमंडल में ऊर्जा जाती है उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो वायुमंडल जो है मुख्यतः पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से ही गर्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा बजट बताता है। तो ऊर्जा बजट जो होता है ये वायुमंडल के अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियो धर्मता में जो संतुलन पाया जाता है उसको हम ऊर्जा बजट कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, विकिरण ऊर्जा का वह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है क्या कहलाता है? जैसे ये कोई पृष्ठ है, इससे जितनी ऊर्जा आई और जितनी ऊर्जा परावर्तित हुई, तो जो परावर्तित ऊर्जा है ये उसका जो है एल्बिडो कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका एल्बिडो है जो है सबसे ज़्यादा होगा? एल्बिडो मतलब किसी पृष्ठ से परावर्तित ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें ताज़ी बर्फ़, मेघ, रेतीली बालू और समुद्री जल, इन चारों में जो एल्बिडो है सबसे अधिक जो है ताज़ी बर्फ़ का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ताज़ी बर्फ़। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नतम एल्बिडो अर्थात स्वीति निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? तो निम्नतम एल्बिडो जो है ये जोती हुई नम मिट्टी की जो है एल्बिडो है जो सबसे कम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जबकि दर्पण का, उत्तरी ध्रुव में ताज़ा बर्फ़ और घने बादल, इनका सबका जो एल्बिडो है अधिक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है। तो पृथ्वी का जो एल्बिडो है ये मुख्यतः जो है ये धरातल की प्रकृति से प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो कितना है? तो पृथ्वी का जो अनुमानित औसत एल्बिडो है ये 32% माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 32%। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रवाह द्वारा तापमान व्युत्क्रमण कहाँ देखने को मिलता है? तो वायु प्रवाह द्वारा जो तापमान व्युत्क्रमण है ये हमें जापान के शुआ बेसिन में, भारत के सेब बागानी की घाटी में, हिमालय के पर्यटक स्थानों पर, इन सभी में देखा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी? तो जो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ये सूर्य क्षितिज के समीप में जो है सूर्याताप की जो न्यूनतम मात्रा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सूर्य क्षितिज के समीप। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है,
वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल हमने आप सभी को भी बताया, पृथ्वी से जो परावर्तित विकिरण होती है जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, उससे वायुमंडल गर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी अटलांटिक तट पर जनवरी महीने की समताप रेखाएं सर्वाधिक वक्रता प्रदर्शित करती हैं। तो पूर्वी अटलांटिक तट पर जनवरी महीने में, इसे अटलांटिक तट ये हो गया, ये पूर्वी तट और ये भूमध्य रेखा इधर मान लेते हैं। तो अटलांटिक तट पर जनवरी महीने में, तो जनवरी महीने में जो सूर्य है ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होती है। तो उस समय समताप रेखाएं जो हैं आकृतिक वृत्त की ओर अर्थात ध्रुव की ओर मुड़ी हुई होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और जबकि महाद्वीपीय क्षेत्र में जो समताप रेखाएं होती हैं ये भूमध्य रेखा की ओर मुड़ी हुई होती हैं। अगला है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य में जुलाई की समताप रेखाओं की प्रवृत्ति होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य में जो जुलाई की समताप रेखाएं होती हैं ये ध्रुवों की ओर मुड़ी होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवों की ओर। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो जो है उच्चतम होता है? तो पच्छाद मेघ, कपासी वर्षी मेघ, गलनशील हिम और वालू, इन चारों में से जो गलनशील हिम होती है उसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गलनशील हिम। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा अप्रवाहित तापीय प्रतिलोपन से संबंधित नहीं है? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ये अप्रवाहित तापीय प्रतिलोपन से संबंधित नहीं है। तो तापीय प्रतिलोपन में लंबी एवं शीतल जाड़े की रातें ये अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, खुला आकाश होता है ये भी अनुकूल परिस्थिति है, और मंद वायु संचार ये भी अनुकूल परिस्थिति है। जबकि जो धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति है ये तापीय प्रतिलोपन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो आर्द्र हवाएं होती हैं इनमें आर्द्रता के कारण जो है जो विशिष्ट ऊष्मा है जो जल की वह अधिक होती है, इसमें जो तापमान का जो परिवर्तन होता है ये कम हो जाता है, जिसके कारण तापीय प्रतिलोपन में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? तो 24 है जो, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचालन। संचालन प्रक्रिया जो है वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्न में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है? तो ऊर्जा स्थानांतरण की चालन विधि है, अभिवाहन विधि है और विकिरण विधि है, जबकि अपक्षरण विधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपक्षरण। अगला है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले सर्वप्रमुख कारण कौन सा है? तो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला जो सर्वप्रमुख कारण है ये अक्षांश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तापमान के वितरण को प्रभावित करने में जल स्थल वितरण भी प्रभावित करता है, मध्य सागरीय धाराएं भी प्रभावित करती हैं और प्रचलित पवनें भी प्रभावित करती हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रमुख कारण पूछा गया है, इसके कारण इसका आंसर अक्षांश होगा। जबकि ये चारों ऑप्शन जो हैं ये पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन है, धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप समानतः नियंत्रित होता है। तो धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप जो है समानतः जो है महाद्वीप महासागर, विषमता, अक्षांश तथा ऊंचाई के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समताप रेखा वनों के विकास की ध्रुवीय सीमा बनाती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड
समताप रेखा होती है ये वनों के विकास की ध्रुवीय सीमा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है। तो विश्व में जो न्यूनतम तापमान है ये दक्षिणी ध्रुव पर नियंत्रित जो है अंकित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दक्षिणी ध्रुव में। अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च माध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो सर्वोच्च माध्य तापमान को जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसको हम तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तापीय भूमध्य रेखा। अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति क्या होती है। तो तापीय विषुवत रेखा की जो सामान्य स्थिति है ये 0 डिग्री पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, ताप विपर्यय इंगित करता है। तो ताप विपर्यय जो है ये ऊंचाई के साथ साथ ताप वृद्धि को इंगित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं करता। तो ताप व्युत्क्रम में मेघाच्छादित जो आकाश होते हैं ये योगदान नहीं करते, जबकि दीर्घ ठंडी रात, शांत वायु और हिमाच्छादित सतह ये जो सभी कारक हैं ये तापमान प्रतिलोपन में सहायक होते हैं, जबकि मेघाच्छादित जो आकाश हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है। तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ जो है तापमान में वृद्धि जो है ये ताप व्युत्क्रमण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ताप व्युत्क्रमण। जैसे ऊंचाई के साथ तापमान में जो कमी आती है ये तो सामान्य ताप ह्रास दर कहलाता है, जबकि यदि इसके विपरीत ऊंचाई के साथ यह तापमान में वृद्धि होती है तो ये तापीय प्रतिलोपन की स्थिति कहलाता है या ताप व्युत्क्रमण की स्थिति कहलाता है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है, तापमान की संपर्कीय विलोमता उत्पन्न होती है जब। तो तापमान की संपर्कीय विलोमता जब उत्पन्न होती है तो ये जब वायु शांत होती है, ना कि विकिरण की गति जब मंद हो या पवन की गति तीव्र हो या ओजोन परत सघन हो। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। शांत जब वायु होती है तो संपर्कीय विलोमता की उत्पत्ति होती है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन है, भूतलीय ताप व्युत्क्रम निम्नलिखित से संबंधित है। तो भूतलीय ताप व्युत्क्रम जो है ये ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का बढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तापमान की अववहनीय विलोमता में जो नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है। अगला है हमारा 38 नंबर, निम्न में से कौन सा अप्रवाही तापीय प्रतिलोमता से संबंधित नहीं है। तो अप्रवाही तापीय प्रतिलोमता में क्या होता है, इसकी अनुकूलता के लिए लंबी और शीतल जाड़े की रात की आवश्यकता होती है, खुले आकाश की आवश्यकता होती है, मंद वायु संचार की आवश्यकता होती है, जबकि धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति से प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है और धरातल के पास जो है शुष्क और ठंडी हवा की स्थिति जो है ये तापीय प्रतिलोपन में सहायक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए। पहला है मेघाच्छादित आकाश, ठंडी शुष्क वायु, तेज पवन और लंबी शीतकालीन रातें। तो उपरोक्त में से कौन सी स्थिति जो है तापमान में विक्षेप को बढ़ावा देती है। तो जैसे मेघाच्छादित आकाश है तो ये गलत है, तेज पवन ये भी गलत है और ठंडी शुष्क वायु ये सही है और
लंबी शीतकालीन रातें, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन है, समताप रेखाओं के वितरण और प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में समताप रेखाएं जो हैं महाद्वीपों पर तीक्ष्णता से भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती हैं। तो इसका आंसर जो है पहला जो कथन है ये सही है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में ताप प्रवणताएं गर्मियों में शीतकाल की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ताप प्रवणता जो है, जो रेखाएं होती हैं, ये गर्मियों में शीतकाल की अपेक्षा जो हैं कम होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। 41 नंबर क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, तापक्रम सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता है, क्यों? जो तापक्रम है ये सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों की ओर जो है ताप है ये कम होता जाता है। इसका कारण है ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा जो है कम प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में दर्शाए प्रदर्शियों में कौन सा सही है? पहला कूट है सामान्य लैप्स रेट, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें सामान्य ताप ह्रास दर नहीं है, बल्कि पहले तापमान में जो है गिरावट आई है, फिर तापमान बढ़ा है, फिर गिरावट आई है। तो पहले ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, फिर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, फिर गिरता है। तो यहाँ सतह पर जो है तापीय प्रतिलोपन नहीं है, थोड़ी सतह से थोड़ी ऊंचाई पर है, थोड़ी ऊंचाई पर ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान जो है बढ़ता है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऊपरी सतह पर प्रतिलोपन पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, ताप व्युत्क्रमण निम्नलिखित में से किन दशाओं में प्रायः होता है? तो ताप व्युत्क्रमण जो है प्रायः जो है शांत, स्वच्छ एवं ठंडी ऋतु की रात में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूर्य तप प्रवेशी सौर विकिरण होता है। तो ये हमारा जो कथन है सही है। दूसरा है, पृथ्वी की ऊष्मा सौर विकिरण से प्राप्त होती है। तो ये भी सही है। तीसरा है, पृथ्वी को सौर विकिरण का केवल 2 अरबवें का आधा भाग ही प्राप्त होता है। तो ये तीसरा कथन भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? पहला है अपसौर, ये 4 जुलाई को होता है, तो ये सही है। अपसौर 3 जनवरी, तो ये गलत है, क्योंकि 3 जनवरी को उपसौर होता है, ना कि अपसौर। और अपसौर जो है, अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है ये 94.5 मिलियन मील की दूरी होती है। तो ये सही है। और जबकि उपसौर में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है ये 91.5 मिलियन मील होती है। तो इसमें जो हमारा दूसरा कथन गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला है ए, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यतप की मात्रा 70 किलो कैलोरी प्रतिवर्ष होती है। तो ये जो हमारा कथन है ये सही है। दूसरा है, विश्व में अधिकतम सूर्यतप जो है प्रतिवर्ष सहारा मरुस्थल में प्राप्त होता है। तो ये भी सही है। पृथ्वी पर विकिरित दीर्घ तरंगें पार्थिव विकिरण कहलाती हैं। तो ये भी सही है। और सूर्यतप की किरणें पृथ्वी पर परावर्तन की क्रिया द्वारा पहुंचती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं पृथ्वी पर विकिरण क्रिया के द्वारा पहुंचती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये लघु तरंगों के रूप में विकिरण की क्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है वायुमंडल द्वारा अवशोषण। तो वायुमंडल द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका 25% अवशोषण किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 1/1। बादल द्वारा रोकी जाने वाली ऊर्जा ये 35% है।
और पृथ्वी को प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष विकिरण जो है 27% है और पृथ्वी द्वारा अवशोषण जो है 24% है। तो ये जो सारे सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के तटीय भागों का तापमान ऊंचा बनाए रखती है। तो ये हमारा जो पहला कथन है ये सही है। दूसरा है काली मिट्टी से ढके हुए प्रदेश अधिकांश सूर्यताप का अवशोषण करते हैं और वहाँ का तापमान अधिक होता है। तो ये हमारा दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एल्बिडो के घटक दिए हुए हैं और प्रतिशत मात्रा दी हुई है। तो पक्की सड़क का जो एल्बिडो है ये 5 से लेकर 10% होता है। चरागाह का जो एल्बिडो है ये 10 से 20%। और ताज़े बर्फ़ का जो एल्बिडो है ये जो है 40 से 70% होता है। और फसल का जो एल्बिडो है ये 15 से 25% तक होता है। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो हमारा जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम वायुमंडलीय दाब और परिसंचरण अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सर्कुलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो इसकी PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।